दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जहां लोग 15 साल तक फंसे रहे। एक ऐसा जमाना था जब काले अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया जाता था। गुलामों को बेचने के लिए एक जहाज समुद्र के बीचों बीच जा रहा था। वह जहाज एक दूर दूर स्थित द्वीप के पास पहुंचा। वहां पत्थरों वाली चट्टानों से टकराकर वह जहाज डूब गया। इस हादसे में 122 नाविक और 60 गुलाम ही जीवित बचे। 122 नाविक 3 महीने बाद नया जहाज बनाकर अपने घर लौट गए, लेकिन ये 60 गुलाम इसी छोटे से द्वीप पर 15 साल तक फंसे रहे। सोचिए, वहां ना पेड़ पौधे थे, ना पानी, ना खाना। 15 साल के कठिन संघर्ष के बाद केवल 7 महिलाएं और एक नन्हा बच्चा ही जीवित बचे। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों ने इस पूरी अवधि में कैसे जीवित रहकर संघर्ष किया। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए मुफ्त है, लेकिन उसी से ही हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1761 में, जब फ्रांस का वाणिज्यिक जहाज एलुटिल अफ्रीका के पूर्वी तट के बंदरगाह फोल पॉइंट, माडागास्कर से रवाना हुआ था। इसका उद्देश्य था कि वह वहां से जबरदस्ती उठाए गए अफ्रीकी गुलामों को लेकर आइल डी फ्रांस यानी मॉरिशस पहुंचाए और उन्हें मजदूरों के रूप में बेच दिया जाए। उस समय अफ्रीका के गांवों से लोगों को जबरदस्ती घरों से उठा लिया जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर चुपके से और गैर कानूनी ढंग से व्यापारी बड़ी रकम लेकर बेच देते थे। इन गुलामों से महलों में, खेतों में और जहाजों पर कठोर श्रम करवाकर व्यापारी मोटी रकम कमाते थे, और भी ऐसे काम लगाकर व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। उसी युग में गोरे अमेरिकन लोग आजाद रहते थे और काले अफ्रीकी लोग गुलाम माने जाते थे। लुतील पर कुल 160 अफ्रीकी गुलाम पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे तथा जहाज पर 142 फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी मौजूद थे। जहाज की कमान जीन डी ला फार्गू के हाथ में थी और नेविगेशन की जिम्मेदारी बार्थेलेमी कैस्टेलान दु वेर्ने के पास थी। उनका मार्ग फाउल पॉइंट, माडागास्कर से मॉरिशस तक था और समुद्री परिस्थितियों के अनुसार यह आमतौर पर 4 से 6 दिन का कठिन सफर माना जाता था। जहाज भारी भरी हुई स्थिति में खाद्य सामग्री, साधन और गुलामों के साथ समुद्र में आगे बढ़ा। मॉरिशस पहुंचने से पहले समुद्र में एक छोटा निर्जन द्वीप था जिसका नाम ट्रोमिलिन आइलैंड था। यह द्वीप फाउल पॉइंट, माडागास्कर से लगभग 570 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित था। मार्ग में आते हुए 31 जुलाई 1761 की रात तेज तूफान के समय लुतील उस द्वीप के पास फैले रीफ से टकरा गया। जहाज रीफ के समीप ही क्षतिग्रस्त हुआ और डूब गया। जहाज डूबते समय बहुत भरा हुआ था और उसके निचले हिस्से जल्दी पानी में दब गए। नीचे डेक में बंद कई अफ्रीकी गुलाम बाहर नहीं निकल पाए और उनमें से अधिकांश डूबकर मरे, क्योंकि वे जहाज के सबसे निचले और घने हिस्से में बंद थे। कुछ अफ्रीकी गुलाम इस वजह से बच पाए क्योंकि जहाज के सबसे निचले हिस्से में उन्हें रखा गया था और वहीं पर एक बड़ा सा टकराव हुआ। उसी वजह से वहां एक बड़ा सा छेद बन गया और कुछ लोग उसी छेद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। वहीं फ्रांसीसी नाविकों में से ज्यादातर लोग ऊपर के डेक पर थे, इसलिए उन्हें बाहर निकलने का अधिक अवसर मिला। जो भाग्यशाली बचे, उन्हें टूटे तख्तों, बैरल और लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर समुद्र में तीव्र लहरों से लड़ना पड़ा और वे तैरते हुए ट्रोमेलिन के किनारे पहुंचे। इस संघर्ष के बाद कुल मिलाकर 122 फ्रांसीसी नाविक और 60 अफ्रीकी गुलाम किनारे पर सुरक्षित पहुंचने में सफल हुए। डूबते जहाज पर मौजूद गोरे नाविक और अधिकारी, जिनके पास जहाज पर नियंत्रण था, जीवित बचे 60 अफ्रीकी गुलामों से कहा कि वे जहाज के पास जाकर जितना भी उपयोगी सामान हो उसे द्वीप के किनारे तक ले आए। इन गुलामों ने समुद्री जानवरों और भयावह लहरों के बावजूद बहादुरी दिखाई और 2 घंटे के भीतर जितना संभव था वह सब सामान किनारे तक पहुंचा दिया। ट्रोमेलिन द्वीप वास्तव में एक छोटा, सपाट और निर्जन टुकड़ा था। इसकी लंबाई लगभग 1.7 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 700 मीटर और ऊंचाई बहुत मामूली थी। आसपास पेड़ पौधे बहुत कम थे और वहां ताजे पानी का स्रोत न के बराबर था। यह स्थान उन लोगों के लिए किसी आश्रय से अधिक एक ऐसी जगह बन गया जहां बची हुई वस्तुओं और अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहकर जिया जाना था। जो लोग किनारे पहुंचे वे थक हारे और सदमे में थे। उन्हें यह पता नहीं था कि वही छोटा सा द्वीप उनके लिए अगले 15 सालों तक घर बन जाएगा। जहाज का डूबना, अफ्रीकी गुलामों का जबरन उठाया जाना और उन लोगों का समुद्र में तैरकर किनारे पहुंचना, ये सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी थी जिसका असर वर्षों तक रहा। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। समुद्र की भयानक रात के बाद जब सूरज की पहली किरणें उस छोटे से निर्जन द्वीप पर पड़ी, तब 122 फ्रांसीसी नाविक और 60 अफ्रीकी गुलाम थके हारे, भूखे प्यासे रेत पर गिरे पड़े थे।
उनके शरीर पर नमक की परत जम चुकी थी और चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या? जहाज लुतील के डूबने के बाद जो थोड़ा बहुत सामान बचाया जा सका, वही अब उनकी उम्मीद थी। उसमें था थोड़ा सूखा मांस, आटा, रोटी, शराब और कुछ पानी, मगर इतने लोगों के लिए यह राशन मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चल सकता था। कप्तान ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को दिन में केवल एक बार सीमित मात्रा में भोजन दिया जाए। पहले 2 दिन किसी तरह गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन असली संकट शुरू हुआ। पानी लगभग खत्म हो चुका था। चारों ओर सिर्फ खारा समुद्र और धधकती रेत थी। कई लोग प्यास से बेहाल होकर समुद्र का पानी पीने लगे, लेकिन उससे उनकी हालत और बिगड़ गई। तभी कुछ अफ्रीकी गुलामों ने, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा था, एक उपाय सुझाया। उन्होंने द्वीप के बीचों बीच खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद जब गीली मिट्टी दिखाई दी और फिर नीचे से मीठे पानी की धार निकली, तो सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। वह पानी समुद्र का ही था, मगर रेत की परतों से छनकर पीने लायक बन गया था। अब जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा, मगर उनके पास अब भी एक ही सवाल था, क्या कोई हमें बचाने आएगा? कप्तान ने निश्चय किया कि उन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। तभी फैसला हुआ कि डूबे हुए लुतले जहाज के बचे हिस्सों से एक नया जहाज बनाया जाए, ताकि कुछ लोग जाकर मदद ला सकें। उन्होंने टूटे तख्तों, रस्सियों और पालों से 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद एक जहाज तैयार किया। यह वही लकड़ियां थीं जो कभी उनके जहाज लौटिल की थीं, और अब उन्हीं से बना था नया जहाज, जिसे नाम दिया गया ला प्रोविडेंस, यानी उम्मीद का जहाज। इस नए जहाज में कोई भी अफ्रीकी गुलाम नहीं भेजा गया। सिर्फ वे फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी सवार हुए जो जीवित बचे थे। जब जहाज चलने वाला था, तब सभी लोगों ने मिलकर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की कि यह यात्रा सफलता लाए और वे मदद लेकर वापस लौटें। कप्तान ने उन 60 अफ्रीकी गुलामों से वादा किया, हम लौटेंगे, तुम्हें यहां से जरूर ले जाएंगे। फिर ला प्रोविडेंस समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ चला, मगर यह सफर आसान नहीं था। समुद्र उग्र था, लहरें ऊंची थीं और जहाज बार बार तूफानों में फंस रहा था। लगातार 4 दिनों तक जूझने के बाद वे लोग मेडागास्कर के तट के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जहाज में बीमारी फैल गई। कुछ ही दिनों में कई नाविक बीमार पड़ गए और उनमें से कई की मौत हो गई। जो लोग बचे, उन्होंने उन मृत नाविकों को समुद्र में ही दफना दिया। आखिरकार कुछ थके मांदे लोग किसी तरह मेडागास्कर के तट तक पहुंचे और वहां के गवर्नर को सारी घटना सुनाई। कैसे लुतील डूब गया, कैसे उन्होंने नया जहाज बनाकर जान बचाई और कैसे 60 अफ्रीकी गुलाम अब भी उस निर्जन द्वीप पर फंसे हैं। उन्होंने विनती की कि किसी तरह मदद भेजी जाए, लेकिन गवर्नर ने यह सुनकर गुस्से में जवाब दिया, यह पूरा अभियान गैर कानूनी था। तुम गुलामों को अवैध रूप से ले जा रहे थे। अब मैं कोई जहाज नहीं भेज सकता। वह उस समय युद्ध की स्थिति में था और उसके पास जहाज भी नहीं थे, इसीलिए उसने मदद भेजने से साफ इनकार कर दिया। वह जहाज जो उम्मीद लेकर निकला था, ला प्रोविडेंस, अब बेबस होकर वहीं ठहर गया। जिनके पास मदद मांगने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी चुप्पी साध ली। उधर ट्रोमेलिन द्वीप पर 60 अफ्रीकी गुलाम हर दिन समुद्र की ओर देखते रहे। वे सोचते रहे, शायद आज कोई जहाज आएगा। उन्होंने तट पर पत्थरों से हेल्प लिखा, धुआं उठाया और आसमान की ओर निहारते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उनके साथ ही गए थे ला प्रोविडेंस में, पर वे कभी लौटे नहीं। अब इन 60 गुलामों को यह समझ आ गया था, अब उन्हें खुद ही अपने जीवन के लिए लड़ना होगा, और यहीं से उनकी असली जंग शुरू हुई। जब समझ आ गया कि अब कोई मदद नहीं आने वाली, तो बचे हुए 60 अफ्रीकी गुलामों ने मिलकर जीवित रहने के तरीके निकालने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक बड़ा गड्ढा पहले से ही खोदा हुआ था। यह उनका जीवन केंद्र बन गया। बरसात का पानी वहीं जमा होता और यही उनका पीने का साधन था। समय के साथ वे इसे और गहरा करते गए ताकि थोड़ी सी भी बारिश का पानी लंबे समय तक बचा रहे। लकड़ी बहुत कम थी, लेकिन लुतील जहाज के डूबे हुए मलबे के पास कुछ लकड़ी बची हुई थी जिसे इस्तेमाल किया जा सकता था, पर वह जगह दूर और खतरनाक थी, इसलिए वे उस तक नहीं जा सके। इसके बावजूद उन्होंने रेत खोदकर और अपने आसपास की सामग्री से छोटे छोटे रेत घर और छत जैसी संरचना बनाई। रेत की दीवारें उभार कर, समुद्री घास, टहनियाएं और जहाज के टूटे कपड़ों से उन्हें ढककर आश्रय तैयार किया। खाना पाने के लिए पहले वे किनारे आने वाले छोटे छोटे कछुए और समुद्री पक्षियों पर निर्भर रहे, लेकिन बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए उन्हें ठोस उपाय अपनाने पड़े। उन्होंने बांध और जाल बनाना शुरू किया। जहां लहरें आती थीं, वे पत्थर और रेत से जाल जैसी संरचना बनाते ताकि मछलियां उसमें फंस जाएं। मछलियों को आकर्षित करने के लिए वे कछुए के टुकड़े और उसका रक्त डालते। पकड़ी मछलियां वे धूप में सुखाकर संग्रहित करते। यही उनका मुख्य भोजन बन गया। पानी बचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। गड्ढे को ढक ढांक कर रखना और पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरकर रखना उनकी दिनचर्या बन गई।
जिंदगी का नियम बन गया। हर सुबह और शाम एक व्यक्ति पहरा देता ताकि कहीं कोई जहाज दिखाई दे। हर किसी के हाथ में एक जिम्मेदारी बांटी गई, कोई पानी संभाले, कोई जाल बनाए, कोई मछली पकड़े और कोई बूढ़ों व बीमारों का ख्याल रखे। इस अनुशासन ने उनके जीवन में नया संकल्प और शक्ति पैदा की। लगभग 3 हफ्तों के भीतर, जिनमें ताकत और साहस था, उन्होंने बची खुची लकड़ी और जहाज के मलबे से छोटी नाव बनाई। इस नाव पर 20 लोग सवार होकर मडागास्कर की ओर चले, ये सोचकर कि वहां जाकर मदद लेकर लौटेंगे। उन्होंने पीछे रह गए लोगों से कहा, हम चलते हैं, हम लौट कर आएंगे, हमारा इंतजार करो। लेकिन वे 20 लोग कभी लौट कर नहीं आए। कौन से तूफान ने उन्हें निगल लिया या कहां फंस गए, आज भी कोई नहीं जानता। समय बीतता गया, महीने, साल गुजर गए। 3 साल तक बचे लोग उनकी वापसी का इंतजार करते रहे। इस दौरान कई लोग बीमारी, भूख और कमजोरी से मर गए। जिनके पास शारीरिक शक्ति बची, उन्होंने रेत, घर, गड्ढा और बांधों की मरम्मत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने मरे साथियों को रेत में दफनाकर छोटे छोटे चिन्ह बनाकर उनकी याद को सम्मान दिया। समय के साथ उनका जीवन इतना व्यवस्थित हो गया कि वे एक छोटे समाज की तरह एक दूसरे पर निर्भर होकर जी रहे थे। दूसरी ओर जो फ्रांसीसी नाविक ला प्रोविडेंस में गए थे, वे भी मदद के लिए लौटते रहे। उनमें से एक ने बार बार पत्र और संदेश भेजा, जो सालों तक चलता रहा। अंततः 11 साल बाद यह पत्र किसी और के हाथ लगा, जिसने उसे मडागास्कर के गवर्नर के पास पहुंचाया। गवर्नर ने पत्र पढ़ा और उसमें लिखी दर्दनाक सच्चाई को समझा। फिर बचाव भेजने का आदेश दिया। पहली कोशिश में जहाज द्वीप के पास पहुंचा, लेकिन वहां पानी के नीचे खतरनाक चट्टानें और रीफ फैले थे। आगे बढ़ने पर वही स्थिति होगी जो लुटिला जहाज के साथ हुई थी। कप्तान ने जोखिम न लेकर वापसी कर ली और कहा कि इसे 1 साल बाद फिर आजमाया जाए। इस असफल प्रयास ने ट्रोमलिन पर बसे लोगों की आशा को फिर झटका दिया, पर उन्होंने फिर भी अपने गड्ढे को गहरा किया और बांधों व जालों की सुध ली। फिर 1 साल बाद निरंतर प्रयासों के बाद 29 नवंबर 1776 को फ्रांसीसी जहाज ला डॉफिन ट्रोमलिन द्वीप के पास पहुंचा। कप्तान जैक्स मरी बोदैन दे ट्रोमलिन स्वयं द्वीप पर उतरे और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सभी को हैरान और स्तब्ध कर दिया। जहां कभी 60 लोग जिए थे, वहां अब केवल 7 महिलाएं और एक नन्हा बच्चा ही बचे थे। महिलाएं अपने रेत घरों के बीच खड़ी, हाथ में पुराने थाली बर्तन लिए थीं। पास में वही गड्ढा था जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी हुई थी। किनारे पर पत्थरों से बने बांध, सूखी मछलियां और कुछ औजार रखे हुए थे। ये 15 साल की कठिनाइयों और संघर्ष के निशान थे। जब नाविकों ने महिलाओं और बच्चे को जहाज पर बिठाया तो सभी के चेहरे पर हैरानी और आंसू थे। यह दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ला डॉफिन ने उन 7 महिलाओं और बच्चे को मॉरिशियस, तत्कालीन इले दे फ्रांस, ले जाया। वहां गवर्नर ने उनकी सुरक्षा और आजादी सुनिश्चित की। बच्चे का नाम रखा गया और उसकी परवरिश की गई। महिलाओं को सुरक्षा और सहारा मिला, लेकिन जो खो गया था वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। 15 वर्षों में जिन कई जानों, सपनों और परिवारों को मिटाया गया, उससे बड़ा कुछ नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो चलिए, हम लोग कुछ इसी तरह की वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और दिल से धन्यवाद।